ओके, तो लास्ट टाइम में पिछली क्लास तक हम लोगों ने बोहर्स मॉडल ये कंप्लीट किया और फाइनली हम लोगों ने डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। लास्ट में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो था हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जिसमें हमने कहा कि हाइड्रोजन के पास वैसे तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, ऐसे तो हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन चूंकि उसके पास इनफाइनाइट ऑर्बिट्स हैं तो इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर के किसी भी ऑर्बिट में जा सकता है और इस वजह से वहां पर जो नंबर ऑफ लाइंस हैं वो इनफाइनाइट होंगी उसके स्पेक्ट्रम में। फिर हमने उन इनफाइनाइट लाइंस को 6 ग्रुप्स में डिवाइड किया, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पैशन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फंड सीरीज और हैम्फ्री सीरीज। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहां पर हमारा बोहर्स मॉडल खत्म हो गया है जो कल की क्लास तक हमने पिछले लेक्चर में कंप्लीट किया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और बोहर्स मॉडल की जो कमियां थी, बोहर्स मॉडल के जो ड्रॉबैक थे, उनको खत्म करने की कोशिश करेंगे। आपको याद हो तो बोहर्स मॉडल के जो ड्रॉबैक्स थे उनमें से एक ड्रॉबैक ये भी था कि वहां पर फाइन स्ट्रक्चर कैसे आया। आपको अगर मैं याद दिलाऊं, चलिए शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की, लेक्चर 9 एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए। तो वहां पर हम लोगों ने एक टर्म था, आपको याद होगा, जो हम लोगों ने पढ़ा था, बोहर्स मॉडल की कमी थी वो फाइन स्ट्रक्चर। आपको अगर ध्यान होगा कि फाइन स्ट्रक्चर क्या होता है, और इस बात को बोहर साहब एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। नील्स बोहर ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि साहब फाइन स्ट्रक्चर क्या होता है। और था क्या फाइन स्ट्रक्चर? था ये कि वहां पर जब लाइट स्ट्राइक करेगी एटम से प्रिज्म पर और यहां पर जो लाइन स्पेक्ट्रम मिलेगा, इसको हम लोगों ने याद हो तो अब तो हमने ये सब पढ़ ही लिया है, एटम का जो स्पेक्ट्रम है वो कैसा होता है, लाइन स्पेक्ट्रम। लेकिन शायद वहां पर ऑब्जर्वेशन ये था कि इसको हाई रिजॉल्विंग टेक्निक, अगर माइक्रोस्कोप वगैरह से देखा जाए तो जो यहां पर आपको एक लाइन नजर आ रही है वो एक्चुअली में कई लाइंस का कॉम्बिनेशन है। तो क्वेश्चन ये अराइज हुआ था कि जिसको आप कहते हो यहां पर फाइन स्ट्रक्चर, कि और अच्छे से आपको दिखा, वो आया कहां से? एक एक लाइन, कई कई लाइंस का कॉम्बिनेशन कैसे हो गया? और ये तुम्हारे बोहर्स मॉडल का कमी था, क्योंकि बोहर्स मॉडल तो यही कहता है ना कि एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जब आप ट्रांसफर लोगे तो हर एक ट्रांसफर के करस्पॉन्डिंग एक ही लाइन मिलेगी। भाई नील्स बोहर मॉडल यही कहता है ना कि हर एक ट्रांसफर के करस्पॉन्डिंग आपको एक ही लाइन वहां पर मिलेगी, जो बोहर्स मॉडल कहता है। लेकिन हमने ऑब्जर्व किया कि वो एक लाइन एक्चुअल में कई लाइंस का कॉम्बिनेशन था। इस बातचीत को समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए एक और साइंटिस्ट हैं जो सामने आए हैं, जिनका नाम था सोमरफेल्ड। सोमरफेल्ड्स कॉन्सेप्ट देखिए जरा, सोमरफेल्ड्स कॉन्सेप्ट ऑफ सबशेल्स। सोमरफेल्ड साहब ने यह बताया था कि जो शेल हैं वो सबशेल से मिलकर बने होते हैं। आपको याद हो तो शुरुआत की क्लास में हमने ये बात भी की थी कि हमारे जो शेल होते हैं वो सबशेल्स से मिलकर बनते हैं। सबशेल मिलते हैं तो शेल बनता है। तो इनका क्या कॉन्सेप्ट है? सिंपल सा डिस्कशन है, जरा सुनिएगा। इन्होंने कहा कि आप बोहर्स मॉडल की अगर बात करें तो सर्कुलर ऑर्बिट है और उसमें सिर्फ एजीमुथल वेक्टर चेंज होता है। अब देखो यहां पर आपके लिए एक नया टर्म आया, एजीमुथल वेक्टर। देखो एक टर्म होता है रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर का मतलब होता है डिस्टेंस। रेडियस वेक्टर मतलब डिस्टेंस। और जो ये टर्म है तुम्हारा एजीमुथल, एजीमुथल वेक्टर, वो एक्चुअली एंगल से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? एंगल। और रेडियस वेक्टर का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस। तुम लोग मुझे एक बात सोचकर बताओ, तुम लोग मुझे एक बात सोचकर बताओ कि नील्स बोहर के ऑर्बिट में एक न्यूक्लियस था और यह सर्कुलर ऑर्बिट था, और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करता था और न्यूक्लियस से दूरी r। अब आप लोग मुझे सोच के बताएं कि बोहर्स मॉडल में जब ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा तो क्या न्यूक्लियस से उसका डिस्टेंस चेंज होगा? बोलो, सोचो जल्दी से। जब ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करेगा तो क्या डिस्टेंस चेंज होगा? नहीं। लेकिन क्या एंगल चेंज होगा? मान लो ये इसका 0 एंगल है तो क्या एंगल चेंज होगा? जैसे जैसे ये आगे मूव करेगा क्या एंगल चेंज होगा? यस। तो बोहर्स मॉडल में रेडियस वेक्टर नहीं चेंज होता है, लेकिन एजीमुथल वेक्टर चेंज होता है।
एजीमुथल वेक्टर का मतलब एंगुलर वेक्टर, एंगल बदलता है। और नील्स बोर ने कहा था इसी वजह से एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है, mvr बराबर n टाइम्स h/2π है। यह बात बोहर्स मॉडल की है। सोमरफेल्ड ने क्या कहा उस पर अभी मैं आ रहा हूं। सोमरफेल्ड ने क्या कहा है उस पर मैं अभी आ रहा हूं। यह नील्स बोर का कॉन्सेप्ट है जो हम पढ़ चुके हैं कि जब सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो इस दौरान उसका डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस विल रिमेन कांस्टेंट बट द एजीमुथल वेक्टर मींस एंगुलर वेक्टर कीप्स ऑन चेंजिंग, सो द इलेक्ट्रॉन मस्ट possess only angular momentum and the angular momentum which is mvr is integral multiple of h/2π. This was the basic concept given by Niels Bohr. समझ आई बात? अब आपके सोमरफेल्ड साहब क्या कहते हैं जरा वो सुनिए। देखिए अगला पॉइंट, सोमरफेल्ड साहब क्या कहते हैं सुनिए। सोमरफेल्ड साहब कहते हैं अकॉर्डिंग टू सोमरफेल्ड ऑर्बिट्स आर मेड अप ऑफ सबशेल्स एंड सबशेल्स कैन बी सर्कुलर एज वेल एज एलिप्टिकल। समझो बात को। सोमरफेल्ड का कहना है कि जो तुम्हारे शेल हैं वो किससे मिलकर बने हैं? सब शेल से मिलकर बने हैं। और ये जो तुम्हारा सबशेल है ये सर्कुलर भी हो सकता है, मतलब ऐसा, ठीक है, और एलिप्टिकल भी हो सकता है। तुम लोग एलिप्स समझते हो ना? एलिप्स समझते हो ना? एलिप्स जो है जैसे ओवल शेप में ऐसे एलिप्स, ये तो समझते ही होगे। तो सोमरफेल्ड का कहना था कि शेल जो है वो सबशेल से बने हैं, पहली बात, एंड द सबशेल मे बी सर्कुलर एज वेल एज एलिप्टिकल इन शेप। सर्कुलर भी हो सकता है और एलिप्टिकल भी हो सकता है, सुनते रहिएगा। अगर वो सर्कुलर है, इन सर्कुलर ऑर्बिट न्यूक्लियस इज एट सेंटर। अगर वो सर्कुलर है तो न्यूक्लियस कहां होता है? सेंटर पर, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ रिवॉल्व करता है। और अगर वो एलिप्टिकल होता है ना, अच्छा तुम लोगों को एक जानकारी पता भी होगी वैसे कि जो हमारा एलिप्स होता है उसमें इस वाली डिस्टेंस को बोला जाता है मेजर एक्सेस और इस वाली डिस्टेंस को बोला जाता है माइनर एक्सेस। क्या? माइनर एक्सेस। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है 2b से और मेजर एक्सेस को रिप्रेजेंट किया जाता है 2a से। 2a का मतलब मेजर एक्सेस, 2b का मतलब माइनर एक्सेस। और सुन लो, और यहां पर इसके पास जो है वो दो फोकस होते हैं, इनको कहा जाता है फोकस। ये जो दो पॉइंट हैं इनको बोला जाता है क्या? फोकस। जरा ओके करो, ये समझ आया? और न्यूक्लियस इनमें से किसी एक जगह पर होता है। देखो यही लिखा है कि इन एलिप्टिकल ऑर्बिट न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट वन ऑफ द फोकस। मतलब उनका क्या कहना था? सोमरफेल्ड साहब का क्या कहना था कि न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट या तो सर्कुलर होगा और या एलिप्टिकल होगा। अगर सर्कुलर होगा तो न्यूक्लियस जो है इट इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, उसके सेंटर पर है। और अगर एलिप्टिकल ऑर्बिट है तो तुम्हारा न्यूक्लियस कहां है? तुम्हारा न्यूक्लियस उस एलिप्स के एक फोकस पर होगा। ठीक है, जो न्यूक्लियस है वो कहां होगा? किसी एक फोकस पर। जैसे प्लैनेटरी मोशन होता है ना कि कभी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आएगा और कभी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाएगा। अच्छा तुम लोग एक बात जरा सोचकर बताओ कि एलिप्टिकल ऑर्बिट में, एलिप्टिकल में रेडियस वेक्टर बदलेगा कि नहीं? सोच के बताओ। एलिप्टिकल ऑर्बिट में रेडियस वेक्टर चेंज होगा कि नहीं? ये तुम्हारा एलिप्टिकल ऑर्बिट है, यहां मान लेते हैं न्यूक्लियस है, ओके, और ये आपका इलेक्ट्रॉन जो इसके चारों तरफ चक्कर लगाएगा। तो ये जब चक्कर लगाएगा तो क्या लगता है न्यूक्लियस से दूरी बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बदलेगा ना। और एंगल बदलेगा कि नहीं बदलेगा? ये भी बताओ जरा। डिस्टेंस तो बदलेगा ही, एंगल चेंज होगा कि नहीं होगा? यस बिल्कुल, एंगल भी चेंज होगा। भाई अभी यहां है मान लो इतने एंगल पर, फिर यहां आ गया इतने एंगल पर, तो एंगल भी बदलेगा और डिस्टेंस भी। इसलिए यहां का जो मोमेंटम होगा नेट वो बराबर होगा रेडियल मोमेंटम प्लस एंगुलर मोमेंटम। सुनते रहिएगा।
देखिए, सोमरफेल्ड का कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है, कुछ शॉर्ट में इन्होंने समझाने की कोशिश की है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन का जो सबशेल है या जो मूवमेंट है वो सर्कुलर भी हो सकता है और एलिप्टिकल भी। अगर एलिप्टिकल है तो वहां दोनों चीजें बदलेंगी, न्यूक्लियस से दूरी भी बदलेगी समय के साथ और एंगल भी। तो इलेक्ट्रॉन का जो नेट मोमेंटम है वो रेडियल मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम, पी आर रेडियस और पी फाई, फाई का मतलब एंगल, तो रेडियल मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम का सम होगा। रेडियल मोमेंटम खुद h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल है, तो यहां एक इंटीजर ले रहा हूं एन आर। एन आर कुछ नहीं है, एन जो है इंटीजर है रेडियस वेक्टर के लिए, तो एन आर इंटू h/2 पाई, और ये हो जाएगा एन फाई h/2 पाई। और इस वजह से अब क्या लिखा जाएगा, एन आर प्लस एन फाई इंटू h/2 पाई। चूंकि एन आर और एन फाई दोनों इंटीजर हैं, एन आर भी इंटीजर और एन फाई भी, तो दोनों को सम करोगे तो एक नया इंटीजर एन इंटू h/2 पाई। मतलब एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है, मतलब नील्स बोर साहब ने जो कहा था वो बात इन्होंने मानी कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है। बस अंतर क्या है कि यहां पर एंगुलर ही नहीं, इलेक्ट्रॉन में रेडियल प्लस एंगुलर दोनों हैं, और नेट मोमेंटम h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल है। एक बात का ख्याल रखिएगा, एक बात का ख्याल रखिएगा कि सोमरफेल्ड साहब का मेन कॉन्सेप्ट है कि शेल के अंदर सबशेल होते हैं। इस बात पर जरा स्टिक करके रहिएगा, इस बात को दिमाग में रखिएगा जब तक ये डिस्कशन चलेगा कि सोमरफेल्ड साहब के हिसाब से शेल के अंदर सबशेल होते हैं। जरा सुनिए, जैसे अगर ये मान लिया जाए कि स्मॉल n रिप्रेजेंट करता है शेल को और k रिप्रेजेंट करता है सबशेल को, जहां k की वैल्यू 1 2 3 से लेकर n तक जा सकती है। सुनते रहो ध्यान से, मतलब अगर शेल नंबर है 1 तो k का पॉसिबल वैल्यू है 1, अगर n बराबर है 2 तो k का पॉसिबल वैल्यू है 1,2, अगर n बराबर है 3 तो k का पॉसिबल वैल्यू है 1, 2, 3, 4, n बराबर अगर है 4 तो k की पॉसिबल वैल्यू 1, 2, 3, 4। मतलब समझो मेरी बात को, सोमरफेल्ड साहब का यह कहना था कि अगर स्मॉल n शेल को रिप्रेजेंट करता है और स्मॉल k सबशेल को, तो जो k है ना, k की वैल्यू 1 से लेकर n तक जाएगी। मतलब अगर n 1 है तो 1 से लेकर 1 तक, मतलब k बराबर 1। अगर n बराबर 2 है तो k का वैल्यू 1 से लेकर 2 तक, मतलब 1, 2। अगर n बराबर 3 है तो k का वैल्यू 1 से लेकर 3 तक, मतलब 1, 2, 3। जरा ओके करो, समझ आया यहां तक? ये बात यहां तक समझ आई? पूरी बात समझा रहा हूं, फुल कॉन्सेप्ट क्या है वो समझा रहा हूं, पहले यहां तक समझने की कोशिश करो। तो इन्होंने ये कहा कि अगर स्मॉल n शेल को रिप्रेजेंट करता है और k सबशेल को रिप्रेजेंट करता है, तो नंबर ऑफ सबशेल्स निकालने के लिए n बराबर 1 तो k बराबर 1, n बराबर 2 तो k बराबर 1, 2। एक बात बताओ, पहले शेल में कितने सबशेल हैं? फर्स्ट शेल में कितने सबशेल हैं बताओ जरा, पहले शेल में कितने सबशेल हैं? हां कितना है? 1, क्योंकि k का वैल्यू 1। सेकेंड शेल में कितने सबशेल हैं? 2, क्योंकि k का वैल्यू है 2। थर्ड शेल में सबशेल है 3, क्योंकि k की वैल्यू है 3। और चौथे शेल में सबशेल है 4, क्योंकि k का वैल्यू है 4। उन्होंने क्या बोला था? शेल के अंदर क्या होते हैं? सबशेल। और कितने सबशेल हैं? तो पहले शेल में 1 है, दूसरे शेल में 2 हैं, तीसरे शेल में 3 हैं, चौथे शेल में 4 हैं। ओके? अच्छा, अब आता है पॉइंट कि वो सर्कुलर है कि एलिप्टिकल है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो सबशेल है वो सर्कुलर भी हो सकता है और एलिप्टिकल भी हो सकता है। इसका तरीका है, देखो ये कि n/k बराबर मेजर एक्सेस बाय माइनर एक्सेस। बात को समझो, n/k जो है वो मेजर एक्सेस बाय माइनर एक्सेस का रेशियो है। तो एक बात बताओ, n बराबर जब 1 है, k बराबर 1 है, तो n/k बराबर होगा 1/1।
अच्छा एक बात बताओ, अगर n बाई के बराबर 1/1 है, मतलब मेजर एक्सेस बाई माइनर एक्सेस बराबर हो जाएगा, तो कैसा ऑर्बिट आएगा, सर्कुलर या एलिप्टिकल? सोचो, जवाब दो। सर्किल आएगा ना भाई। n बाई के का रेशियो, वहां से उसका शेप पता चलेगा। n बाई के आ रहा है 1/1 पहले शेल में, तो यहां पर जो ये ऑर्बिट आएगा वो कैसा हो जाएगा, सर्कुलर। अच्छा, इसमें क्यों सर्कुलर हो जाएगा, क्योंकि सर्किल का ही मेजर बाई माइनर एक्सिस सेम होता है। भाई ये बात तो आप लोग समझते हो ना कि सर्किल के लिए मेजर और माइनर एक्सिस सेम है। अच्छा और बताओ, n बराबर जब 2 है तो n बाई के का वैल्यू क्या हो सकता है, या तो 2/1 या 2/2। भाई n का वैल्यू तो निश्चित है 2, लेकिन k का वैल्यू 1 या 2 हो सकता है। तो n बाई के का रेशियो या तो 2/1 हो सकता है या 2/2 हो सकता है। जरा सोचकर बताओ, इसमें एक सर्कुलर और एक एलिप्टिकल होगा, यह समझ आया कि नहीं, सोच के बताइए। इसमें एक सर्कुलर होगा और एक एलिप्टिकल होगा, यह समझ आया? क्योंकि एक रेशियो 2/2 का मतलब बराबर हो जाएगा, वो सर्कुलर होगा। थर्ड केस में ऐसा ही n बाई के बराबर आपका 3/1, 3/2 और 3/3 आएगा। इसमें भी शायद एक सर्कुलर होगा और 2 एलिप्टिकल होंगे, एंड सो ऑन। तुम अगर ध्यान दो तो एक सर्कुलर ऑर्बिट सभी में है, एक सर्कुलर ऑर्बिट सभी में है और बाकी एलिप्टिकल है। अच्छा, इसी कॉन्सेप्ट को जब आगे श्रोडिंजर्स इक्वेशन में हम पढ़ेंगे, बात समझो मेरी, इसी कॉन्सेप्ट को जब हम श्रोडिंजर्स वेव मैकेनिकल मॉडल में डिस्कस करेंगे, तो एक बात बताओ जरा, जो सर्किल होता है ना 2 डायमेंशनल फिगर, वो 3 डायमेंशन में जाए तो क्या बन जाएगा, सोच के बताओ। जो सर्किल है, जो 2 डायमेंशनल फिगर है, वही 3 डायमेंशन में अगर जाए तो स्फेरिकल शेप आएगा ना। और तुम लोगों को ये जानकारी होगी भी कि श्रोडिंजर साहब ने ही कहा था कि अगर n बराबर 1 है तो इसमें 1s होता है, n बराबर 2 है तो इसमें 2s और 2p होता है, n बराबर अगर 3 है तो 3s और 3p और 3d होता है, n बराबर अगर 4 है तो उसमें 4s है, 4p है, 4d और 4f है। हाँ, वो अलग बात है कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये श्रोडिंजर ने हमें दिया है। किसने? श्रोडिंजर ने। और हम क्या बात कर रहे हैं अभी? सोमरफेल्ड कॉन्सेप्ट की। हम जो बातचीत कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं? सोमरफेल्ड की। लेकिन आइडियली यही सोमरफेल्ड कॉन्सेप्ट आगे तुमको श्रोडिंजर में जब पहुंचोगे तो और बेहतर क्लियर हो जाएगा कि पहले शेल में एक सब शेल, दूसरे शेल में 2 सब शेल, तीसरे शेल में 3 सब शेल, ये सब सब शेल हैं, चौथे शेल में 4 सब शेल। मतलब अगर मैं समराइज करूं, ये वाला चीज जो है वो आगे सिखाऊंगा जब मैं श्रोडिंजर पर चलूंगा, ठीक है। अगर मैं समराइज करूं तो देखो, मैं एक तो ये कह सकता हूं कि शेल्स आर मेड अप ऑफ सब शेल। आपके जो शेल हैं वो सब शेल से मिलकर बने हैं, जो शेल हैं वो सब शेल से मिलकर बने हैं। दूसरी बात, विद द हेल्प ऑफ सब शेल्स वी कैन एक्सप्लेन फाइन स्ट्रक्चर। सब शेल्स की मदद से फाइन स्ट्रक्चर समझा सकते हो। नंबर ऑफ सब शेल्स इन अ शेल इज इक्वल टू शेल नंबर, मतलब जिस नंबर का शेल है उतने ही सब शेल होंगे। जैसे सेकंड शेल में 2 सब शेल, थर्ड शेल में 3 सब शेल, फोर्थ शेल में 4 सब शेल। तो अगर मैं समराइज करूं तो सोमरफेल्ड का कहना है कि शेल में सब शेल हैं। सब शेल सर्कुलर या एलिप्टिकल हो सकता है। हर एक शेल में एक सर्कुलर है और बाकी के एलिप्टिकल हैं। जिस नंबर का शेल है उतने ही उसके अंदर सब शेल हैं, और सब शेल की मदद से हम फाइन स्ट्रक्चर समझा सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन अराइज होता है कि सब शेल की मदद से फाइन स्ट्रक्चर कैसे समझा सकते हैं? सुनो जरा, ये बताओ, अगर सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आए बोहर कॉन्सेप्ट से, तो इसके करस्पॉन्डिंग स्पेक्ट्रम में एक लाइन मिलेगी। समझो बात को। अगर मैं नील्स बोहर कॉन्सेप्ट की बात करूं, नील्स बोहर कॉन्सेप्ट, ओके,
तो सेकंड से फर्स्ट में आने में एक लाइन मिलेगी। लेकिन अगर सोमरफेल्ड की बात करूं तो सोमरफेल्ड कहता है कि पहले शेल में 1s है और दूसरे शेल में 2s और 2p दो हैं। तो जब तुम सेकंड से फर्स्ट आओगे तो दो रास्ते हैं, या तो 2s से 1 आओ या 2p से 1 आओ। तो जहां तुमको एक लाइन नजर आ रही है, जहां तुमको एक ऑप्शन दिख रहा था, वहां अब दो ऑप्शन हो जाएंगे। ये समझ आया कि नहीं बताइए जरा। और इसकी मदद से तुम फाइन स्ट्रक्चर समझा सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो कि पहले आप कहते थे सेकंड शेल से फर्स्ट शेल में, अब तुम कहोगे सेकंड शेल के कौन से सब शेल से वो नीचे आएगा। अच्छा सोचकर बताओ, अगर आपको थर्ड शेल से सेकंड शेल आना हो तो कितने ऑप्शन हैं? सोच के बताइए, सोच के बताओ। ये बिल्कुल बेसिक लेवल की बातचीत है। थर्ड शेल से सेकंड शेल आना हो कितने रास्ते हैं? बोहर्स के हिसाब से तो एक ही रास्ता है, नील्स बोहर के हिसाब से तो एक ही रास्ता है, लेकिन शायद अब ज्यादा है, क्योंकि सेकंड शेल में तुम 2s और 2p में आ सकते हो। और कहां से आ सकते हो? 3s से या 3p से या 3d से। अब 3s से आओगे तो तीन रास्ते, 3p से आओगे यहां पर, सॉरी 1 मिनट, हां इसको मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर दूं। नीचे देखो, यहां पर जो है आपका 2s और 2p है, तो 3s से 2s या 2p, 3p से भी 2s या 2p, 3d से भी 2s या 2p, तो कितने रास्ते हो जाएंगे? टोटल 6। भाई इन तीनों में से कहीं भी दो जगह आ सकते हो, पहले से दो जगह, दूसरे से दो जगह, तीसरे से दो जगह, तो नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे? 6। इसका मतलब नील्स बोहर के मॉडल में जो तुमको एक लाइन मिल रहा था, वो एक्चुअली एक लाइन नहीं, लाइंस का कॉम्बिनेशन था। तो उम्मीद है कि आपको सोमरफेल्ड की बात समझ आई होगी। ओके, ओके। लेकिन एक बात बताएं आपको, सोमरफेल्ड साहब ने आपके बोहर्स मॉडल का एक कमी तो दूर किया, एक ड्रॉबैक। कौन सा? फाइन स्ट्रक्चर। लेकिन अभी भी देखो, हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल, जीमान इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट, क्वांटाइजेशन MVR बराबर n टाइम्स h/2 पाई, ये सब कहां से आया? इसका एक्सप्लेनेशन अभी भी नहीं है। मतलब तुम्हारा जो ये कॉन्सेप्ट है, तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट ये है, वो अभी भी तुम्हारे बोहर्स मॉडल की बाकी जो कमियां हैं, रेस्ट ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ बोहर्स मॉडल कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड ऑन दिस बेसिस। इस आधार पर आप बाकी की कमियों को एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। आपने फाइन स्ट्रक्चर तो समझा दिया, आपने ये तो समझा दिया कि भाई फाइन स्ट्रक्चर कहां से आया, आपने बता दिया कि शेल के अंदर सब शेल होते हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी कमियां हैं, अभी भी कई सारी कमियां हैं जिनको कि सोमरफेल्ड से भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। मैं तुमको याद दिलाऊं कि अभी तक हम लोगों ने थॉमसन्स मॉडल पढ़ा है, थॉमसन्स मॉडल, अभी तक हमने पढ़ा रदरफोर्ड्स मॉडल, अभी तक हमने पढ़ा बोहर्स मॉडल, और हमने पढ़ा सोमरफेल्ड कॉन्सेप्ट। जरा तुम लोग ये सोचकर बताओ, इन सभी चारों कॉन्सेप्ट में क्या माना गया है? इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है कि इलेक्ट्रॉन वेव है? क्या माना गया? बताइए, सोचिए, क्या माना गया? थॉमसन्स मॉडल, रदरफोर्ड्स मॉडल, बोहर्स मॉडल और सोमरफेल्ड कॉन्सेप्ट, इन सब में माना गया कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर ध्यान में रखते हुए हम हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, जीमान इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम मतलब MVR इक्वल टू n टाइम्स h/2 पाई, इन बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। अभी भी बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं which cannot be explained on the basis of the concept that electron is particle in nature. So now we have to consider
wave nature of electron also. In fact, we can say that we have to consider the wave particle duality of electron, means electron can show particle as well as a wave nature. मतलब हमको अब बातचीत ये करना पड़ेगा कि तुम्हारा इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिकल के साथ साथ वेव नेचर भी रखता है। और ये पता कैसे चला? हमको ये बात पता कैसे चली कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल और वेव दोनों नेचर रखता है? समझो बात को, सुनते रहिएगा। देखिए, कई सारे एक्सपेरिमेंट हैं, उनमें से डी ब्रॉगलीज मॉडल जो शुरुआती मॉडल है, देखिए डी ब्रॉगलीज मॉडल क्या है जरा सुनते हैं। वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब हम लोग यहां पहुंच चुके हैं इस टॉपिक में। ओके, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और बात करना है डी ब्रॉगलीज मॉडल। डी ब्रॉगलीज मॉडल, डी ब्रॉगली साहब ने अपने एक्सपेरिमेंट्स में यह प्रूव किया कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका, जैसे कि फॉर एग्जांपल वहां पर कई ऐसी प्रॉपर्टीज शो करेगा जो वेव की होती हैं, चाहे वो डिफ्रैक्शन हो चाहे इंटरफेरेंस हो। ये सब आपकी जो प्रॉपर्टीज हैं, ये सब जो प्रॉपर्टीज हैं वो वेव की हैं। लेकिन वहीं पर इलेक्ट्रॉन जब पार्टिकल के फॉर्म में होता है तो आपको याद हो पीछे हमने पढ़ा है कि वो सिंटिलेशंस प्रोड्यूस करता है। सिंटिलेशंस प्रोड्यूस करना ये पार्टिकल का नेचर है, और इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन जैसे प्रोसेसेस जो हैं, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स। ये आप फिजिक्स में पढ़ते हो, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, या फिजिक्स में पढ़ते हो, केमिस्ट्री में नहीं। ओके, लेकिन वो प्रॉपर्टीज वेव की होती हैं। तो हमारा इलेक्ट्रॉन दोनों नेचर शो कर सकता है, यह कहना था डी ब्रॉगली साहब का। देखिए, डी ब्रॉगली साहब का यह कहना था कि इलेक्ट्रॉन लाइक, देखो क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन लाइक सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैव वेव एज वेल एज पार्टिकल नेचर, वेयर पार्टिकल नेचर इज इट्स रिसेसिव कैरेक्टर। रिसेसिव का मतलब होता है छुपा हुआ, मतलब इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे पार्टिकल। एक बात का यहां केयर करिएगा, यहां पर देखो टर्म लिखा है इलेक्ट्रॉन लाइक सब एटॉमिक पार्टिकल्स, मतलब इलेक्ट्रॉन जैसे जो माइक्रो पार्टिकल हैं उनमें वेव और पार्टिकल दोनों नेचर है, और पार्टिकल उनका रिसेसिव कैरेक्टर, रिसेसिव मतलब छुपा हुआ, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम वो वेव है और समटाइम्स पार्टिकल है। लेकिन तुम में से अगर मुझसे ये कोई क्वेश्चन करे कि ये कैसे पता करेंगे कब वेव है कब पार्टिकल, तो इसका मेथड थ्योरेटिकल नहीं एक्सपेरिमेंटल हो सकता है। मतलब यहां बोर्ड पर हम लोग बात नहीं कर पाएंगे कि कब पार्टिकल है कब वेव है, बट ये है कि दोनों है और उसमें पार्टिकल नेचर रिसेसिव है। अब जरा सुनिएगा, डी ब्रॉगली साहब ने इसके बाद सबसे बड़ा जो काम किया वो क्या था, वो जरा सुनिएगा। डी ब्रॉगली साहब का इसके बाद जो सबसे बड़ा काम था, एक बात बताओ, अगर आपका इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है उसका मास m है लेट्स से, और अगर वो वेव के फॉर्म में है, तो मुझे बताओ जरा कि मास m का पार्टिकल जब वो वेव में कन्वर्ट होगा तो उस वेव की एनर्जी कितनी होगी? सोच के बताओ, देखते हैं कितना आप सोच पाओगे। जब मास m का पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन, जब वो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, मास m है, और वो बदल गया मान लो किसी दौरान किसी समय वेव में, आपको ये पता है कि वेव का अपना कोई मास नहीं होता है, मासलेस है, हां, लेकिन उसके पास एनर्जी जरूर है। और मान लेते हैं कि यहां पर जो वेव प्रोड्यूस हुई, समझो मेरी बात, उसका वेव लेंथ जो है वो लेमडा है। तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट इसका जो एनर्जी है वो लिखा जाएगा या तो एच न्यू या एच सी बाई लेमडा। मेरी बात समझिएगा, अगर मास m का इलेक्ट्रॉन का मास m है और ये मास m एनर्जी में बदल जाए तो जो एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी? अगर वेवलेंथ जो है उस वेव का लेंथ जो है वेवलेंथ लेमडा हो तो एनर्जी ये आएगी। और आइंस्टाइन के कॉन्सेप्ट से समझो, फ्रॉम आइंस्टाइन्स कॉन्सेप्ट
फ्रॉम आइंस्टाइन्स कॉन्सेप्ट, अगर मास m एनर्जी में बदले तो एनर्जी E बराबर mc² डेवलप होती है। बात को समझिएगा, दो अलग अलग पॉइंट। आइंस्टाइन्स कॉन्सेप्ट के हिसाब से, बात को समझो, आइंस्टाइन्स कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर मास m गायब हो जाए, अरे गायब ही होगा ना, जब पार्टिकल वेव में बदलेगा तो मास गायब हो गया ना, तो एनर्जी कितनी आएगी mc²। और ये किसकी एनर्जी है? अरे ये वेव की एनर्जी है जो डेवलप होगा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि सो mc² मस्ट बी इक्वल टू hc बाय लेमडा। जरा ओके करो कि ये इक्वेशन तुमको समझ आई कि नहीं। ये वाला इक्वेशन समझ आया जो मैंने रिलेट करने की कोशिश की है कि अगर मास m गायब होकर वेव बन गया तो मास m के करस्पॉन्डिंग mc² एनर्जी आनी चाहिए, और ये किसका एनर्जी है? वेव का, और वेव की वेवलेंथ लेमडा होगा तो उसका एनर्जी hc बाय लेमडा, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। और यहां से देखो तुम्हें ये पता चल जाएगा कि वहां पर जो वेव प्रोड्यूस हुई है, उसका वेवलेंथ जो है वो h बाई mc है। यहां से तुम्हें यह क्या पता चला कि अगर मास m का पार्टिकल वेव में बदले, पार्टिकल गायब हो जाए और उसकी जगह वेव आ जाए, मास m का पार्टिकल अगर गायब हो जाए और उसकी जगह वेव आ जाए, तो उस वेव का जो वेवलेंथ है लेमडा, वो लेमडा बराबर h बाई mc, या तुम लिख सकते हो जनरल केसेस में लेमडा बराबर h बाई mv। भाई जरूरी नहीं है कि हर एक पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगा, तो मैं उसको लेमडा बराबर h बाई mv भी जनरली लिख सकता हूं। तो अगर आप लोगों को समझ आया है तो ये इलेक्ट्रॉन वेव की वेवलेंथ का फार्मूला है। जब तुम्हारा इलेक्ट्रॉन पार्टिकल से वेव में जाएगा तो उसका वेवलेंथ लेमडा बराबर h बाई mv। इतना समझने के बाद अब मैं देखो तुम्हें बोर्स मॉडल का एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो कमी है वो समझाने जा रहा हूं। तुम्हें अगर याद होगा तो जब बोर्स मॉडल हमने पढ़ा था, जब बोर्स मॉडल पढ़ा था तो क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम मतलब mvr बराबर n टाइम्स h बाई 2 पाई, ये कहां से आया, इसका एक्सप्लेनेशन हमारे पास नहीं था, याद है ना। तो उस एक्सप्लेनेशन को अब हम डी ब्रॉगली साहब की मदद से प्रूव करेंगे कि mvr बराबर n टाइम्स h बाई 2 पाई कैसे आया। देखो जैसे अगर न्यूक्लियस के चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में है, बात समझो, ये नील्स बोर के हिसाब से, ये किसके हिसाब से? नील्स बोर के हिसाब से। तो इसका जो सरकमफेरेंस है, समझो, इसका जो सरकमफेरेंस है, अगर ऑर्बिट का रेडियस r है तो इसका सरकमफेरेंस क्या होगा? 2 पाई r। अगर रेडियस r के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल, मतलब ये मान के बात कर रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन अगर पार्टिकल है और सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाता है तो उस सर्किल का जो सरकमफेरेंस होगा वो 2 पाई r। ये बात समझ आई। अब अगर मैं ये कह दूं कि इसी की जगह अब इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव फॉर्म में आ गया, मतलब जहां पर ये पार्टिकल था अब उस पार्टिकल की जगह इलेक्ट्रॉन वेव है। एक बात का ख्याल रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन वेव अपने आप में कंप्लीट रहेगी, मतलब ऐसे आकर ये दोनों देखो यहां मिले हैं, कभी ऐसा नहीं होगा, बात समझिए, कभी ऐसा नहीं होगा कि आपका जो वेव है, सुने ध्यान दें, कभी ऐसा नहीं होगा कि आपका जो वेव है वो कुछ ऐसे हो जाए। इज इट पॉसिबल? क्या इस तरह की इलेक्ट्रॉन वेव न्यूक्लियस के चारों तरफ हो सकती है? नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के चारों तरफ रहना है। अगर तुमने ऐसे बना दिया तो वो इलेक्ट्रॉन वेव आपकी डिसकंटिन्यूअस हो गई, पता नहीं कहां जाएगी वो। तो ये सिचुएशन ऐसे नहीं होगी, ऐसे होगा, इलेक्ट्रॉन वेव कंप्लीट होगी। अब तुम लोग मुझे एक बात ये सोचकर बताओ कि अगर क्रेस्ट से क्रेस्ट का दूरी
लेमडा होता है क्रेस्ट से क्रेस्ट 1 2 3 4 5 और 6। तो जरा मुझे यह सोचकर बताओ इसका सरकमफेरेंस कितने लेमडा के बराबर है? सोचिए और बताइए इसका सरकमफेरेंस कितने लेमडा के बराबर हो जाएगा क्रेस्ट से क्रेस्ट? तो 1 2 3 4 5 6। अब वो कभी 6 भी हो सकता है, कभी 7 भी हो सकता है, कभी 10 भी हो सकता है, कभी 2 भी हो सकता है। वो तो अलग अलग ऑर्बिट में अलग अलग आएगा ना। तो मैं क्या लिख सकता हूं अगर तुम लोग सहमत हो कि सरकमफेरेंस 2 पाई आर बराबर n टाइम्स लेमडा where n belongs to पॉजिटिव इंटीजर्स। जरा मुझे ये बताइए ये एक्सप्रेशन आपको समझ आया? 2 पाई आर बराबर एन लेमडा कि सरकमफेरेंस 2 पाई आर जो होगी वो एन लेमडा के बराबर होगी। 1 लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा 4 लेमडा, क्योंकि वेव अपने आप में कंप्लीट होगी। अब अगर मैं यहां पर आगे सुनो, अब अगर मैं यहां पर इस लेमडा की जगह पीछे अभी हम लोगों ने प्रूव किया है कि वेव का वेवलेंथ लेमडा जो आपका आएगा, जो इलेक्ट्रॉन वेव होगा वो h/mv होगा। भाई अभी जो है पीछे हमने ये प्रूव किया है कि हमारा जो लेमडा है वो h/mv है। और अब अगर तुम mv और r को एक साथ ले लो, किसको किसको? mv और r को, तो लिख सकते हो mvr बराबर n टाइम्स h डिवाइडेड बाई ये 2 पाई नीचे चला जाएगा। अगर आप लोगों को समझ आया हो तो देखो ये प्रूव हो गया। अगर आपको चीजें क्लियर हुई हो तो बताइए। काफी समय लगा नील्स बोर से लेकर पढ़ते पढ़ते हम लोग जब यहां पहुंचे हैं। सोचो बोर्स मॉडल पढ़ा, उसमें तुम्हें थोड़ा कंफ्यूजन भी हो रहा था कि ये कहां से आया। फिर बोर्स मॉडल में इतना सारा कैलकुलेशन कर डाला, सोमरफेल्ड पढ़ा, फिर डी ब्लॉगरी पर आए और अब जाकर हमने प्रूव कर दिया कि जो नील्स बोर साहब ने कहा था वो सच था, वो करेक्ट था, भले ही वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ये कैसे हुआ मैं एक बार और बता दे रहा हूं कि अगर हमारा इलेक्ट्रॉन जो पहले सर्कुलर ऑर्बिट में था और रेडियस r थी तो उसका सरकमफेरेंस 2 पाई आर, और अब जब वो वेव के फॉर्म में है और वेव मैंने कहा कंप्लीट होगी, डिसकंटिन्यूअस वेव नहीं हो सकती है ना, क्योंकि रहेगा तो न्यूक्लियस के चारों तरफ ना इलेक्ट्रॉन। ऐसा थोड़े इसका इलेक्ट्रॉन जो है मून पे चला जाएगा, तो उसी के आसपास रहना चाहिए ना, कंटिन्यूअस वेव होना चाहिए। और अगर कंटिन्यूअस वेव है तो अगर क्रेस्ट टू क्रेस्ट इसका कैलकुलेट करो तो कभी 2 लेमडा, कभी 3 लेमडा, कभी 10 लेमडा, मतलब 2 पाई आर बराबर एन लेमडा। लेमडा हमने पीछे कैलकुलेट किया h/mv, तो 2 पाई आर बराबर n टाइम्स h/mv, और उसको जो हमने सिंप्लीफाई किया तो हमने जो है मच अवेटेड इक्वेशन कि ये कहां से आया वो प्रूव कर दिया कि क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम सही है। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव और पार्टिकल दोनों माना जाए तो भी क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम मस्ट है, होना ही चाहिए। ओके, आगे बढ़े। यहां तक अगर आपको क्लियर है, अब मैं चलूंगा थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स की तरफ कि इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं। देखो, वेज टू एक्सप्रेस डी ब्रॉगलीज इक्वेशन। देखो ये बात तो हमने पढ़ी ली है, ये बात तो हमने पढ़ी ली है कि लेमडा बराबर h/mv या h/mc। ध्यान रहे कि जो mv है इसको तुम मोमेंटम भी कह सकते हो ना, लीनियर मोमेंटम p। तो लेमडा बराबर तुम h/mc भी लिख सकते हो, h/mv भी लिख सकते हो और h/p भी लिख सकते हो। अच्छा, अगर मैं यहां से लेमडा इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालूं, देखो जरा लेमडा इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो देखो लेमडा बराबर है h/mv, और तुम लोगों को यह पता है कि काइनेटिक एनर्जी बराबर इलेक्ट्रॉन की हाफ mv² होती है, हाफ mv²। तो यहां से अगर मैं दोनों तरफ देखो ऐसे लिख दूं इसको
कि 2k इक्वल टू एम वी स्क्वायर, और वी स्क्वायर बराबर लिख दिया जाए 2k बाई एम, या v बराबर लिख दिया जाए 2k बाई एम का स्क्वायर रूट। और इस v की वैल्यू को यहां प्लेस कर दिया जाए तो देखो लेमडा का एक और फार्मूला आता है, यह न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल होगा, मतलब अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग फार्मूला हो सकता है। तो लेमडा का एक और फार्मूला मिला h बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2mk। देखो एक फार्मूला तो लेमडा h बाई एम वी है ही, एक फार्मूला तो लेमडा h बाई एम वी है ही। अभी इन्हीं पर हम लोग न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। ओके, तो एक तो h बाई एम वी है ही, दूसरा मैं कह रहा हूं कि एम वी का वैल्यू यहां काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले से v का वैल्यू प्लेस करो तो h बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2mk भी आ जाएगा। क्लियर? अच्छा, एक और फार्मूला है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या फार्मूला है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन ठीक है V पोटेंशियल डिफरेंस से मूव करे, V वोल्ट से, याद है ना, अगर कोई इलेक्ट्रॉन V वोल्ट से मूव करे तो इसके वेवलेंथ का फार्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ 150 बाई V इतने एंगस्ट्रॉम, जहां V क्या है, वोल्टेज है। और ये आया कैसे? तो यहां हमने क्या किया होगा, अगर वोल्टेज V है तो इससे काइनेटिक एनर्जी निकाल के पिछले फार्मूले में प्लेस किया होगा, लेकिन उसको डेराइव करने की जरूरत नहीं है। बट ये फार्मूला सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए है, फॉर इलेक्ट्रॉन ओनली। ये फार्मूला जो है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए है, बाकी दो फार्मूले तुम किसी पर भी लगा लो। तो मैं दोबारा रिवाइज करूंगा, फिर आते हैं क्वेश्चंस पर। देखो इसके बाद क्वेश्चंस ही हैं। ओके, फिर से बोल रहा हूं, क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यू से लेमडा h बाई एम सी, h बाई एम वी या h बाई पी लिख सकते हो, जहां p मोमेंटम है, mv लीनियर मोमेंटम होगा। फिर मैंने कहा है कि अगर चाहो तो mv में जो v है वो काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में ले आओ, तो h बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2mk ये भी लिख सकते हो, वेवलेंथ का फॉर्मूला। और अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के टर्म्स में है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है V वोल्ट के डिफरेंस से मूव करता है तो उसका वेवलेंथ लेमडा, डायरेक्टली फार्मूला लगा सकते हो, इसको रट लेना, इस फार्मूले को याद रख लेना, 150 बटा वोल्टेज। अगर यहां 10 वोल्ट है तो यहां बस 10 डाल दीजिए, आपका आंसर एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। लेकिन यह फार्मूला सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए है, और वो फार्मूले तुम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल सब पर लगा सकते हो। क्लियर? और प्रीवियस फार्मूला जो था h बाई एम वी, वो कहां से आया? तो वो तो आपने देखा ही अभी, जो डी ब्रॉगली इक्वेशन में हमने यहां पर दो टाइप की एनर्जी को इक्वेट किया था। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो फिर देख सकते हो कि मास m अगर गायब हुआ तो एनर्जी डेवलप हुआ mc स्क्वायर, और अगर वेवलेंथ जो एनर्जी आई है उस वेव का वेवलेंथ लेमडा है तो वो hc बाई लेमडा भी है। तो वो दोनों जब ने बराबर किया तो h बाई एमसी आया। c की जगह मैंने वेलोसिटी इसलिए डाल दिया क्योंकि मान लो कोई ऐसे पार्टिकल की बात हो रही है जो स्पीड ऑफ लाइट से मूव नहीं कर रहा है, तो उसकी जगह हम c की जगह v लिख सकते हैं। जैसे मैं कह सकता हूं कि बताओ एक कार है जो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, तो उससे एसोसिएटेड वेवलेंथ क्या है? देखिए वेव नेचर मेनली तो इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल का है, बट हर बॉडी जो मूव कर रही है उसके साथ कुछ ना कुछ वेव नेचर भी है, उसके साथ भी कुछ ना कुछ वेव नेचर है। और उसका वेवलेंथ निकालने के लिए तो हम h बाई एम वी लगा सकते हो कि मैं कहूंगा एक कार है जो इतनी स्पीड से मूव कर रही है, तो उस कार का मास और वेलोसिटी अगर पता है तो उस कार से एसोसिएटेड वेव का वेवलेंथ बता सकते हैं। चलो तो मैं न्यूमेरिकल्स पर आता हूं डायरेक्टली अब। ओके, और आप लोग जो है पहले ये न्यूमेरिकल सॉल्व करो। ये 3 क्वेश्चन हैं आपके सामने, इनफैक्ट इसमें एक क्वेश्चन मैं और जोड़ दे रहा हूं और आप जरा सॉल्व करिए, फिर बात करते हैं। इसमें एक क्वेश्चन मैं और लिख रहा हूं।
चलिए जरा, तो ये 4 क्वेश्चन आपके सामने हैं, समय लीजिए जितना लेना है आपको, फार्मूला आपके पास है, फटाफट जरा इनका आंसर निकाल दो। ध्यान रहे कि हम वेव नेचर यूजुअली सब एटॉमिक पार्टिकल का डिस्कस करते हैं, बट न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय हम गोल्फ बॉल का भी वेवलेंथ निकाल सकते हैं अगर क्वेश्चन में उसका मास दिया है और उसका स्पीड या वेलोसिटी दिया है। बस यूनिट का केयर करिएगा, या तो एमके सिस्टम फॉलो करना पूरा या सीजीएस, तो यूनिट का केयर करिएगा। बट अगर गोल्फ बॉल का भी मास और वेलोसिटी गिवन है तो हम उससे एसोसिएटेड जो वेव है या उसका भी जो वेव नेचर है उसकी वेवलेंथ बता सकते हैं। तो ये 4 क्वेश्चन आपके सामने और आपके पास टोटल 5 मिनट हैं सॉल्व करने के लिए। सॉल्व करो जल्दी से। ओके, चलिए देखते हैं। थोड़ा यूनिट्स का केयर करिएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जैसे पहले केस में अगर फॉर्मूला लगाऊं मैं लैम्डा बराबर h बाई एम वी और एम के एस फॉलो किया जाए तो 6.6 10⁻⁻34, मास है 100 ग्राम तो केजी में रख दो 100/1000, 100/1000, और स्पीड आपका है 20 किलोमीटर पर आवर। तो 20 किलोमीटर पर आवर को हमें बदलना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में, तो शायद 20 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/18 से, क्योंकि आपको उसको बदलना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। और अब इससे जो भी आंसर आएगा वो एमकेएस में आएगा, मीटर्स में। तो ये था तुम्हारा पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है कि फाइंड वेवलेंथ ऑफ हीलियम एटम एट रूम टेम्परेचर। अब यहां पर लगता है यार क्वेश्चन में दिया तो कुछ भी नहीं है, बस इतना दिया है। देखो दोनों चीजें दी हैं। हीलियम का मास तुमको पता है कैसे, अगर हीलियम का मास लिया जाए तो 4 डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर। क्यों ऐसा? क्योंकि 4 ग्राम जो है वो हीलियम का एटॉमिक मास है, 4 ग्राम हीलियम का एटॉमिक मास है, तो एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करो तो 1 एटम का मास। और अगर किलोग्राम में बदलना है तो 10⁻³ और कर दो, तो ये हीलियम के 1 एटम का मास आ गया। ये आपके हीलियम के 1 एटम का मास आ गया। अब आपको उसका वेलोसिटी चाहिए। आपने गैसेस स्टेट टॉपिक में पढ़ा है कि एवरेज वेलोसिटी का जो फार्मूला है वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ 8RT/πm। अगर यहां पर सब कुछ एमकेएस में रखा जाए और लेमडा निकाला जाए h/mv, जरा देखिएगा कैसे करेंगे। लेमडा इक्वल टू h/mv और सब कुछ एमकेएस में रखा जाए, ध्यान रखिएगा। ओके, एमकेएस में तो h की वैल्यू 6.6 10⁻⁻34, मास आपने हीलियम के 1 एटम का निकाल ही लिया है, 4 एवोगैड्रो नंबर, किलोग्राम में 10⁻³ और रही बात वेलोसिटी से, वेलोसिटी के लिए 8RT/πm, तो 8R का वैल्यू एमकेएस में 8.314। टेम्परेचर रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर 25 लिया जाता है, केल्विन में रखो तो 25 + 273 298, ये टेम्परेचर आ गया। 8RT/πm, पाई हो गया 3.14, और m क्या है? तो आपको पता होगा कि जो m है वो मोलर मास है, मोलर मास, जो कैपिटल M है वो मोलर मास, और हीलियम का मोलर मास 4 है, लेकिन 1000 से डिवाइड जरूर कर देना क्योंकि किलोग्राम में रखना होगा ना। तो मोलर मास तो 4 रख दिया और किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड किया। इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा वेवलेंथ मीटर में आ जाएगा। यह था तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कहता है कि अगर इलेक्ट्रॉन 6 वोल्ट के डिफरेंस से मूव कर रहा है, ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है कि 6 वोल्ट आपको दिया हुआ है, तो डायरेक्टली स्क्वायर रूट ऑफ 150/6 दिस मच ऑफ एंगस्ट्रॉम मींस 5 एंगस्ट्रॉम। ये तो सिंपल क्वेश्चन था। आप डायरेक्टली शॉर्टकट लगा दो 150 डिवाइडेड बाय वोल्टेज और एंगस्ट्रॉम में फार्मूला आपको आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर। लास्ट क्वेश्चन में तुम्हें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का वेवलेंथ कंपेयर करना है। देखो, इलेक्ट्रॉन के लिए लिखोगे लेमडा इलेक्ट्रॉन बराबर h/√2 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू काइनेटिक एनर्जी जो कि दिया हुआ है 16 के। लेमडा फॉर प्रोटॉन बराबर h/h डिवाइडेड बाई
स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन आप लोगों को याद है कि इलेक्ट्रॉन के मास का 1836 टाइम्स होता है। तो जहां पर मास ऑफ प्रोटॉन रखना था, वहां मैंने 1836 गुना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रखा और काइनेटिक एनर्जी इसका है 4K। फिर अगर लेमडा में अल्फा पार्टिकल का लिखूं तो H डिवाइडेड बाई, सुनिएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स मास ऑफ अल्फा। आप लोगों को यह पता है कि मास ऑफ अल्फा जो है वो 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन है और मास ऑफ प्रोटॉन खुद 1836 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसको अगर रखा जाए तो यहां आएगा 4 इंटू 1836 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और काइनेटिक एनर्जी K है। अब अगर तुम लोग कंपेयर करो तो मुझे लगता है लेमडा फॉर अल्फा, लेमडा फॉर इलेक्ट्रॉन इज मोर देन लेमडा फॉर प्रोटॉन एंड इज इक्वल टू लेमडा फॉर अल्फा। शायद आप चेक करो, आ रहा है, आ गया है ना ये। अगर तुम ध्यान दो तो ये दोनों डिनोमिनेटर जो हैं वो सेम हैं, ये दोनों डिनोमिनेटर सेम हैं। तो लेमडा अल्फा इलेक्ट्रॉन का सबसे ज्यादा और प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का सेम हो जाएगा। तो आगे बढ़ सकता हूं मैं। ये डी ब्रॉगलीज कॉन्सेप्ट था जो मैं बातचीत कर रहा था, जिसमें कि तुमने कहा इलेक्ट्रॉन के अंदर वेव और पार्टिकल दोनों नेचर हैं, और जिसमें हमने ये बात की कि अगर कोई बॉडी मास m वेलोसिटी v से मूव करे तो उससे एसोसिएटेड वेव का वेवलेंथ क्या होगा। तो देखो एक ड्रॉबैक खत्म हो गया ना, एक ड्रॉबैक और खत्म हो गया। कौन सा ड्रॉबैक खत्म हो गया? एक फाइन स्ट्रक्चर वाला ड्रॉबैक खत्म हुआ सोमरफेल्ड से। एक mvr बराबर n टाइम्स h बाई 2 ये खत्म हो गया यहां पर डी ब्रॉगली से। और एक मैं और चाहूंगा एक्सप्लेन कर दूं लास्ट में आपको आज, और वो है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, बात को समझो। हाइजेनबर्ग ने कहा है कि इलेक्ट्रॉन लाइक सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए वी कैन नॉट एक्यूरेटली मेजर इट्स पोजीशन एंड मोमेंटम साइमल्टेनियसली। बात को समझिएगा, बात को समझो। हाइजेनबर्ग साहब का यह कहना है कि इलेक्ट्रॉन जैसे माइक्रो पार्टिकल के लिए, इलेक्ट्रॉन जैसे माइक्रो पार्टिकल के लिए उनकी पोजीशन और उनका मोमेंटम एक साथ एक्यूरेटली मेजर करना संभव नहीं है। मतलब एक अगर सही आएगा तो दूसरा गलत मेजर होगा, और वो अगर सही मेजर होगा तो ये गलत मेजर होगा। क्वेश्चन अराइज होता है कि ऐसा है क्यों? बात को समझिएगा, क्वेश्चन अराइज होता है कि ऐसा है क्यों। अच्छा तुम लोग एक बात बताओ, एक लेमैन लैंग्वेज में बोल रहा हूं या एक साधारण एग्जांपल, कि अगर आपको इस पेन की लंबाई मापनी है, इस पेन का लेंथ मेजर करना है, तो तुम जो स्केल लोगे उसका लीस्ट काउंट सेंटीमीटर में रखना चाहोगे कि किलोमीटर में रखना चाहोगे? एक छोटी सी बात सोच के बताओ। अगर इस पेन की लेंथ मेजर करनी है तो आप जो स्केल इस्तेमाल करेंगे उसका लीस्ट काउंट सेंटीमीटर या किलोमीटर? ऑब्वियसली सेंटीमीटर, क्योंकि किलोमीटर अगर इसका लीस्ट काउंट होगा तो इसको सही से मेजर ही नहीं कर पाओगे। अच्छा एक क्वेश्चन का और जवाब दो जरा, एक क्वेश्चन का और जवाब दें। यहां से अगर मैं लेट्स से दिल्ली तक की डिस्टेंस मेजर करने के लिए कहूं कि आपके अपने शहर से दिल्ली तक का दूरी अगर मेजर करना है तो उसके लिए जो स्केल इस्तेमाल करोगे उसका लीस्ट काउंट सेंटीमीटर लोगे कि किलोमीटर लोगे? क्या कहते हो, क्या लेना पसंद करोगे, सेंटीमीटर या किलोमीटर? तो ऑब्वियसली तुम सबका जवाब आएगा किलोमीटर। तो अगर देखिए है क्या, अगर कभी किसी न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन और उसकी वेलोसिटी या मोमेंटम चाहिए, तो जो बाहर से आप पार्टिकल भेजोगे जो इससे आके टकरा के वापस जाएगा, तब आपको पता चलेगा ना कि वो कितना अंदर है कितना दूर है। लेकिन अगर ये पार्टिकल आके से स्ट्राइक करेगा, चूंकि इलेक्ट्रॉन की खुद की एनर्जी काफी है, उसकी वेलोसिटी उसका स्पीड काफी ज्यादा है, तो जो पार्टिकल इससे आके कोलाइड करेगा उसकी भी स्पीड ज्यादा होनी चाहिए।
जब उससे आके कोलाइड करके वापस जाएगा, कितनी देर बाद वापस आया, इससे आप पता करोगे कि वो कितना अंदर गहराई में है। लेकिन समस्या यह है कि जो पार्टिकल कोलाइड करेगा उसकी वेलोसिटी और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कंपैरेबल होनी चाहिए। तो जब ये इस वेलोसिटी इसको कोलाइड करेगा तो उसके मोमेंटम को या उसकी वेलोसिटी को एनर्जी ट्रांसफर से चेंज कर देगा। तो उसकी पोजीशन तो क्लियरली पता चलेगी, लेकिन मोमेंटम उसका चेंज हो जाएगा, एक्यूरेटली पता नहीं चलेगा। और अगर तुमने जो पार्टिकल भेजा उसकी वेलोसिटी कम कर दी तो फिर मोमेंटम तो सही मेजर होगा, लेकिन उसका फिर पोजीशन सही से मेजर नहीं होगा। तो अगर इन शॉर्ट में यह कहूं कि हाइजेनबर्ग साहब का बस यह कहना है कि पोजीशन और मोमेंटम या वेलोसिटी में से कोई एक ही चीज तुम एक्यूरेटली मेजर कर सकते हो। एक जितना सही होगा दूसरे में उतनी ही मिस्टेक आएगी। अब अगर मैं मैथमेटिकली इसको एक्सप्रेस करूं मैथमेटिकली, और मान लिया जाए कि जो डेल्टा एक्स है वो एरर इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन है। अगर ये मान लिया जाए कि डेल्टा एक्स किसी बॉडी के पोजीशन को बताने में गलती हुआ है और डेल्टा पी जो है एरर इन मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम है, तो हाइजेनबर्ग्स का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी मोर देन और इक्वल टू एच बाई 4 पाई। अगर डेल्टा एक्स एरर इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन, डेल्टा पी एरर इन मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम, तो मैथमेटिकली डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी मोर देन और इक्वल टू एच बाई 4 पाई। अब इस चक्कर में मत पड़िएगा कि इस फार्मूले को डेराइव कर दिया जाए, दैट इज बियॉन्ड योर स्कोप। उसके आगे आपको जरूरत नहीं है, बस फार्मूला जानिए। हाँ, एक काम कर सकते हो कि चूंकि P इक्वल टू एम वी होता है तो तुम डेल्टा P की जगह एम डेल्टा वी लिख सकते हो और कह सकते हो डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी मोर देन और इक्वल टू एच बाई 4 पाई, या डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी मोर देन और इक्वल टू एच बाई 4 पाई एम, ये भी लिख सकते हो। जाके डेल्टा एक्स एरर है पोजीशन में, डेल्टा वी एरर है वेलोसिटी में, और यहां डेल्टा पी एरर है मोमेंटम में। इवन एक और एक्सप्रेशन लिखा जा सकता है, देखो P बराबर एच बाई लेमडा होता है जो पीछे हमने कहा। तो यहां से तुम अगर इसको डेरिवेटिव ले लो dp, तो आएगा माइनस एच बाई लेमडा इंटू डी लेमडा। तो जहां dp लिखा है वहां ये भी लिखकर एक और एक्सप्रेशन बना सकते हो। मतलब अलग अलग तरह से तुम हाइजेनबर्ग्स को मैथमेटिकली लिख सकते हो, चाहे डेल्टा एक्स डेल्टा पी मोर देन और इक्वल टू एच बाई 4 पाई, या डेल्टा एक्स डेल्टा वी मोर देन और इक्वल टू एच बाई 4 पाई एम, या फिर P बराबर एच बाई लेमडा। तो जहां पर dp है, dp का मतलब डेल्टा P, उसकी जगह तो माइनस एच बाई लेमडा इंटू डेल्टा लेमडा भी लिख सकते हो। तो वेवलेंथ में भी एरर पता चल जाएगी। इसका इस्तेमाल तुम न्यूमेरिकल से सॉल्व करने में करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करने में। मुझे तुम लोग बस एक बात बताओ, देखते हैं तुम लोग कितना दिमाग लगाओगे। एक बात बताओ, अगर एक सर्किल में एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है और इस सर्किल का रेडियस r है, तो जरा मुझे बताओ डेल्टा x में मैक्सिमम कितनी एरर हो सकती है, सोच के बताओ। अगर एक इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, मान लो एक इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है और इसका रेडियस r है, तो इसकी पोजीशन बताने में हम कितनी गलती कर सकते हैं? मैक्सिमम डेल्टा x की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, सोचिए। ये आपका जेई का ही क्वेश्चन है जो पूछा गया है, मैथमेटिकली सोच के बताओ। तो इसका डेल्टा x मैक्सिमम हो सकता है 2r। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मान लो तुमने इलेक्ट्रॉन बता दिया यहां पर, मान लो तुमने बता दिया यहां और था यहां, तो डायमीटर के बराबर ये डिफरेंस हो जाएगा, और इससे ज्यादा डिस्टेंस में वेरिएशन नहीं हो सकता है। तुमने एक डायमेट्रिकली एक पॉइंट पर कहा कि इलेक्ट्रॉन यहां है लेकिन था यहां पर, तो तुमसे जो गलती, मैक्सिमम गलती जो हो सकती है, मैक्सिमम जो पोजीशन बताने में गलती हो सकती है वो 2r। ये समझ आया कि नहीं? ये पॉइंट आपको समझ आया? क्योंकि इस पर बेस्ड अभी हम क्वेश्चन करने वाले हैं एक। अच्छा, एक और क्वेश्चन बताओ। मान लो अगर एक क्यूब है, मान लो अगर आपके पास एक क्यूब है और उस क्यूब का
एज लेंथ ए है, तो इस क्यूब के अंदर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताने में हम मैक्सिमम कितनी गलती कर सकते हैं? बताओ जरा, देखते हैं कितना आप समझ पाए। अगर एक क्यूब, यस बिल्कुल प्रखर, आपका जवाब जो है वो सही है जो आपने बोला है, और इनफैक्ट कई लोगों ने सही बोला है। यस गुड। कैसे? किसी भी क्यूब में मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होती है? उसका बॉडी डायगोनल। ये तो आपने पढ़ा ही होगा कि क्यूब का बॉडी डायगोनल ये मैक्सिमम दूरी है जो हो सकती है, और ये बॉडी डायगोनल का वैल्यू मैथमेटिकली निकालो तो क्या होता है? a√3। ये भी आपका जेई में एक बार पूछा गया है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी जेई में एक बार पूछा गया है। ओके, तो इसको समझाने के बाद मैं चाहूंगा बस एक न्यूमेरिकल आपको और कराऊं मैं इस हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल के आधार पर। देखो क्या लिखा है, और ये आपको नहीं सॉल्व करना है, आप पहले सुनिएगा। इस न्यूमेरिकल में देखिए कहा क्या जा रहा है। कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल प्रूव दैट इलेक्ट्रॉन कैन नॉट रेसाइड इन न्यूक्लियस। हम लोग ये बात जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रहता है, कभी भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं रहता है। ये बात हम लोगों ने पढ़ी है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो कभी भी न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव करता है। हमको ये बात हाइजेनबर्ग कॉन्सेप्ट से प्रूव करनी है कि न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं रहता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में क्यों नहीं रहता है। देखो जरा, वो इसलिए है कि मान लो अगर ये तुम्हारा न्यूक्लियस है और ये तुम्हारा ऑर्बिट है, अगर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में आ जाए और न्यूक्लियस का रेडियस r हो, तो अगर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है न्यूक्लियस में, इफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, तो उसके लिए डेल्टा x का जो मिनिमम वैल्यू है या सॉरी मैक्सिमम वैल्यू है वो हो जाएगा 2 टाइम्स रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। भाई अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गया तो उसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी 2 टाइम्स रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। अब फार्मूला लगाए हम लोग, डेल्टा x इंटू डेल्टा v मोर देन और इक्वल टू h बाई क्या 4 पाई m। या यहां से मैं कह सकता हूं कि डेल्टा x अगर मिनिमम ले लिया जाएगा तो उसका मैक्सिमम, सॉरी अगर डेल्टा x जो है वो मैक्सिमम ले लिया जाएगा तो डेल्टा v जो है वो मिनिमम रहेगा, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है दैट शुड बी मोर देन और इक्वल टू h बाई 4 पाई m। भाई ये दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है ना, तो अगर एक मैक्सिमाइज होगा तो दूसरा मिनिमाइज होगा। इन सच केस योर डेल्टा v वेलोसिटी में मिनिमम एरर आएगी h बाई 4 पाई m इंटू डेल्टा x मैक्सिमम। सुनते रहो, दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू h बाई 4 पाई m इंटू 2 टाइम्स रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। अब अगर ये सारा डेटा मैं MKS में डाल दूं तो 6.610 की पावर -34 डिवाइडेड बाई, ध्यान रहे सब कुछ MKS में डालेंगे, 4 पाई 3.14 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 10 टू द पावर -31 किलोग्राम। 2 रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होता है एक कांस्टेंट R0 जो होता है करीब 1.3 इनटू 10 की पावर -15। ध्यान रहे मीटर में लिख रहे हैं MKS में, तो 10 की पावर -15 और इनटू एटॉमिक मास की पावर 1/3। समझ आया? डेल्टा V मिनिमम h बाई 4 पाई m, डेल्टा x मैक्स 2 टाइम्स रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, h का वैल्यू MKS में 4 पाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन MKS में और 2 टाइम्स रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। इसको जब तुम सॉल्व करोगे ना तो ये स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा आ रहा है। इसको तुम लोग जब सॉल्व करके देखोगे तो ये स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा आ रहा है, जो कि क्या है? इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में चला जाए
तो उसका जो स्पीड में एरर है वो स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा है, जो कि आपको पता है कि संभव नहीं है। इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि वेलोसिटी का एरर स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा हो जाए। और इस वजह से एक प्रूव हो गया हाइजेनबर्ग कॉन्सेप्ट से कि इलेक्ट्रॉन आपका न्यूक्लियस में नहीं रह सकता है। जरा ओके करो, क्लियर हुआ यहां तक आपको? तो ये एक तरीका है थ्योरेटिकल ये प्रूव करने का कि हाइजेनबर्ग कॉन्सेप्ट के हिसाब से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं रहेगा। तो ये मैंने यहां पर एक शुरुआत कर दी है आज की क्लास में वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेकर। डी ब्रॉगली साहब का कॉन्सेप्ट आज जरूर बताया है, लेकिन एक्चुअल इसका जो डिटेल्ड डिस्कशन है वो आएगा श्रोडिंजर्स वेव मैकेनिकल मॉडल में, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके।